ये आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल है। FM 102 और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जैसा कि आपको बताया था, आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। श्रोताओं, आपको यह भी बताया था आज का जो विषय है वो है आत्महत्या की प्रवृत्ति और बचाव, और आपको ये भी बताया था कि आज जो विशेषज्ञ आएंगे वो होंगे डॉक्टर विनायक पाठक साहब। हमारे साथ में मौजूद हैं, तो शुरू करें पहले कार्यक्रम, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर साहब से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा। फोन नंबर 2422-526 और 2431-217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल। अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब न हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे चीरे द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। श्रोता, स्वागत है आपका। सजीव फोन इन कार्यक्रम है, ये नाम है उत्तम स्वास्थ्य, और बताया था आपको कि आज का जो विषय है वो है आत्महत्या की प्रवृत्ति और उससे बचाव। डॉक्टर विनायक पाठक साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते, शुभ प्रभात जी। मुझे प्रसार भारती में ये मंच देने के लिए शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। और आपको डॉक्टर साहब, जो आपकी आवाज है वो हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं, और हमारे श्रोताओं को भी आप सुनेंगे फोन लाइन के जरिए। और अपने श्रोताओं से मुखातिब होते हुए श्रोताओं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 29-4-11-42 ये स्टूडियो में जुड़ने के लिए फोन लाइन है। कोटा शहर का स्टडी कोड जरूरत पड़ने पर आप जरूर लगाइएगा, वो है 0744। तो अब बातों की करते हैं शुरुआत। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है वो कुछ इस तरह से है कि दिमागी हालत व्यक्ति की कैसी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि ऊपर वाला जाने। हमारे शरीर का सबसे ऊपर हिस्सा दिमाग है, और शायद हम उस समय इसी बात को इंगित करते हैं, पर हम इस दिमाग से भी ज्यादा ऊपर की सोचने लगते हैं। तब हम एक निरुत्तर हो जाते हैं कि ऊपर वाला आखिर है कौन। तो आज हम उसी ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो डॉक्टर साहब, आपका जो कार्य क्षेत्र है, दरअसल हमने आपका जो परिचय श्रोताओं को देना चाहते हैं वो ये है कि आप जूनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। तो इस नाते आपका जो काम का दायरा है वो क्या होता है, मतलब किस तरह से मरीज अपने आप को बीमार समझते हैं जो आप तक पहुंचे? सर, इस दायरे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो वो पेशेंट्स हैं जो अपने आप को बीमार समझते हैं, जिसमें अवसाद हो गया, जिसमें बार बार मूड में बदलाव आना हो गया, नींद ना आना हो गया, नशा हो गया। खासकर ऐसे जो नशा छोड़ना चाहते हैं, वो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खुद आके आपसे कहेंगे कि मुझे ये तकलीफ है और मैं इससे इजाद पाना चाहता हूँ या मैं इससे इलाज चाहता हूँ। और दूसरी तरह के वो पेशेंट्स हैं जो किसी भी बीमारी में ये नहीं मानते कि उनको कोई बीमारी है, या वो उस बीमारी को किसी और कारण की वजह से डालते हैं। और इस केस में वो आपके पास इलाज कराने नहीं आएगा, उसको घर वाले लेके आएंगे कि ये मारपीट कर रहा है, ये गालियां देता है, ये अपने आप से बातें करता है, इधर उधर देखता रहता है और अपने आप में हंसता रहता है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको कि ये बतलाना या ये समझाना कि इनको कोई तकलीफ है या बीमारी है, इसमें समय लग सकता है जी। और ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, मूड डिसऑर्डर विद मेनिया हो गया। तो इनमें वो आपसे खुद आके नहीं कहेगा, बजाय इसके उसके घर वाले उसको लेके आएंगे कि हम परेशान हैं, ये रात भर सोता नहीं है, या ये इधर उधर घूमता रहता है, ये तरह तरह की चीजों के प्लान बनाता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर वो जो ऑन पेपर प्लान है उसे जीवन में लाने में वो पूरी तरह से असमर्थ है। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि वो बना तो रहा है प्लान, बहुत बड़ी बड़ी सोच भी रख रहा है, पर सही मायने में वो फंक्शनल नहीं है, मतलब वो अपने कार्य को पूरी तरह से सही से नहीं कर पा रहा। जी। माने ये कि जिंदगी में एक समय का निर्धारण सभी करते हैं, सभी अपने काम के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें अपने इस उम्र में ये करना है, अगली उम्र में ये करना है। और जब जैसे कि हम अगर स्टूडेंट की बात करें
तो जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो अपने दैनिक जीवन की वो एक कार्य प्रणाली निश्चित कर लेते हैं। वो एक जैसे कहते हैं समय सारणी, टाइम टेबल बनाते हैं कि किस समय उन्हें क्या करना है, उसके अनुरूप चलने पर सफलता मिलती है। जब टाइम टेबल बना लिया जाए, समय को निर्धारण कर लिया जाए, उस पर भी अगर वो नहीं चल पा रहा है तो किसी तरह की समस्या का शुरू होना मान लिया जाए? नहीं, एक निर्धारित टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाना तकलीफ नहीं है। मैं अपने लिमिट से ज्यादा या उस टाइम फ्रेम में जो मैं चीजें पूरी कर सकता हूं उससे ज्यादा के टारगेट्स बना रहा हूं, जो कि एक तरह से किसी का ये कहना है कि मैं तो बहुत सारे पैसे कमा के फेंक दूंगा या मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं ये चीज खरीद दूंगा, जो कि और सभी समझ रहे हैं कि ये इस चीज के लिए तो अभी कैपेबल नहीं है, इसकी जो पोटेंशियल लेवल है उससे ज्यादा है। और दूसरी चीज ये कि ये अभी शुरू होना, जैसे अभी सपोजिटली 7 दिन में मैं ये कहना शुरू कर दूं कि भाई मैं ये फलाना प्लॉट इतने में खरीद दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, तो ये चीज तो गलत है। ये चीज तो गलत है। एक सारिणी बनाना, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और एक तय डिसिप्लिन को फॉलो करना ये भी बहुत जरूरी है। पर इसमें बहुत एडमेंटली फॉलो करना, इस तरह से फॉलो करना है कि 7 से 7:30 हो जाए, यही चीज मेटिकुलसली करने में, मतलब कि मुझे इस चीज को इसी तरीके से करना था, ये बीमारी का लक्षण है। जैसे कि मैं ये बना लूं कि मुझे 12 बार या 13 बार ही कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, मेरे पर्स में डिसिप्लिन, अगर जब आप कहते हैं डिसिप्लिन के बारे में, मेरे पर्स में 1100 रुपए होने चाहिए, है ना। मैं अपने घर से डॉट 7:10 पे निकलूंगा और मुझे डॉट 8:10 पे पहुंचना है। इसके बीच में अगर मैं 5 मिनट भी लेट होता हूँ, ऊपर नीचे होता हूँ, तो मुझे घबराहट हो जाती है या मुझे पैनिक होने लग जाता है कि क्या होगा अगर मैं लेट हो जाऊंगा। तो ये एक बीमारी का लक्षण है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये बीमारी का लक्षण किस तरह से, और इसे हम मानसिक रोग कह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है डॉक्टर साहब, वो हम आत्महत्या की प्रवृत्ति तक ले जा रहे हैं। तो ये जो सोच समझ है, यही जब बढ़ती चली जाती है तो आत्महत्या की प्रवृत्ति तक पहुंच जाती है। हाँ। जी, तो डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है कि वो आत्महत्या की प्रवृत्ति मतलब आत्महत्या तक करने की सोच ले? डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं से इस दरमियान ये कहना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 29/4/1142, कोटा शहर का एसटीडी कोड 0744। और डॉक्टर साहब, आपकी इस बातचीत के दौरान आप जो इतनी समझाइश की बातें कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इस दरमियान अगर कोई फोन आते हैं तो हम उन्हें लेना शुरू कर दें? जी बिल्कुल। जी, हमारे साथ एक श्रोता है। नमस्कार। हेलो हेलो, आपको हमने जोड़ लिया है मगर हम आपकी आवाज नहीं सुन पाए। उम्मीद करते हैं कि आप फिर से हमें कॉल करेंगे और हम डॉक्टर साहब से आपकी बात को जोड़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, हम अब चल पड़े हैं उस मंजिल की तरफ जहां पर लोग अपने जीवन को खत्म करने का विचार कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम कदम दर कदम चलें तो कहां से शुरुआत होती है? देखिए, जो टर्म सुसाइड है, ये एक लैटिन टर्म है, सेल्फ मर्डर। जी, तो इसमें 3 मोटी मोटी चीजें ध्यान में रखने की होती हैं। पहला ये कि जो जिंदगी में परेशानियां हैं, हम उससे इस कदर हताश हो चुके हैं कि हमें आगे पीछे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। दूसरा ये होता है कि हम अपने जिंदगी के स्ट्रेस लोड को संभाल नहीं पाते, जो कि हर किसी का एक अपना अलग तरीका है। और इस स्ट्रेस लोड को अलग करने का खुद से एक तरीका ये होता है कि हम अपनी बात, जो हमारे दिल में जो भी चीज परेशान करती है, वो किसी और के सामने रखें। जी डॉक्टर साहब, अपने दिल की बात हम और करेंगे। अभी एक श्रोता है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न करें। जी भैया, मैं मतलब ये घरेलू तौर पे जानना चाह रहा था, जैसे एक घरेलू का जो माहौल जैसे होता है, पति पत्नी के बीच में हो गया जी, तो अगर आपसी छींटाकशी हर कुछ दिनों में होते रहता है, तो ये कितना उसका कारक मतलब आगे चल के क्या ये भी उस तरह का रूप ले सकता है क्या? योगेश जी, डॉक्टर साहब, ये जो घरेलू जो बातचीत चलती है, घरेलू जो तनाव का कारण बनता है, वो भी क्या अंततः सुसाइड तक पहुंच जाती है बात? घरेलू तनाव और आपसी छींटाकशी में मैं ये कहूंगा कि
दोनों पति पत्नियों में आपसी छीटाकशी किस हद तक है? क्या वो एक दूसरे को इस कदर परेशान या बेइज्जत कर रहे हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते? और दूसरी चीज ये कि पति पत्नी का रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं कि कुछ टाइम साथ रहे और फिर अलग, फिर बात करना भी बंद कर दिया, नहीं। ये एक तरह से ऐसा रिश्ता है जिसमें उन दोनों को ही अपनी बातें रखनी होंगी और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और सेंसिबल तरीके से रखनी होगी जी। आमतौर पे जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, एक पर्दा नहीं होना चाहिए जी। और छीटाकशी अगर हो रही है तो अगर कोई गुस्सा है और उसको मनाना भी जरूरी है एक तरह से, मेरा तो ये मानना है। वाकई डॉक्टर साहब। और पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हर तरह की छीटाकशी होती है, जिंदगी एक कश्मकश की तरह ही तो है। और छीटाकशी के बाद अगर आप एक दूसरे के साथ बैठ के ये कह सकते हो कि हाँ हम साथ रहेंगे और चीजें बताएंगे एक दूसरे को, तो शायद ऐसा नहीं है कि कोई सुसाइड करेगा। ये एक बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा कि दोनों में से कोई सुसाइड कर ले। जी। यानी कि एक समझदारी का तो उनमें लेवल एक होना ही चाहिए डॉक्टर साहब। मतलब कि सब्जी बिना मसाले के भी बनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि हम उसे खा भी ना पाए। नहीं, पर किसी को इतना कोस देना कि वो अपनी जान ले ले, ये जायज नहीं होगा। बिल्कुल। आप गलतियां, एक क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह हो जी। यार ये थोड़ा अच्छा बनाया जा सकता था, क्या बात है या ये कि ये थोड़ा सा सुधार और जरूरी था। पर ये इस लेवल तक आ जाए कि आप कोसने लग जाओ, हर समय कोसते रहो, दूसरे के दिमाग में आप ये डाल दो कि यार जैसे हम आमतौर पे लड़ाई में बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती, या ये कि तुमसे बढ़िया तो वो फलाना फलाना इंसान था, ये चीजें चुप जाती हैं और ये चीजें कभी नहीं दूर होती। ये जो रिश्ता है ये ऐसा है कि ये एक धागे की तरह है, ये टूट गया तो बिना काट के नहीं जुड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। जिंदगी को समझना एक कला है और ये कला हमें अपने दिमाग की शक्ति से ही मिल सकती है डॉक्टर साहब। और उसी शक्ति की आप बात कर रहे हैं। हाँ। हम बात करेंगे लेकिन श्रोताओं को साथ में रखना बहुत जरूरी है। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब अतुल बोल रहा था। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब आज का जो विषय है आत्महत्या, जी जी, उसमें आत्महत्या के अंतर्गत मौसम कितना गुनहगार होता है या फिर आत्महत्या में खुद की निराशा ही मतलब कितने गुनहगार होती है? जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। खुद की निराशा कुछ हद तक बहुत जिम्मेदार माना जा सकता है, पर ये सिर्फ निराशा नहीं है। आप देखिएगा कि मौसम की जो आपने बात करी है, तो मौसम की बीमारियां जैसे सोरियासिस हो गया या अदर बीमारियां जो सर्दियों में बढ़ती हैं, इसमें इंसान हताश हो सकता है। सोरियासिस से तो कोई भी हताश होगा। और जिंदगी में सिर्फ हताश नहीं है साहब, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी चीज है कि मुझे किन चीजों से घबराहट होती है। और आप ये देखेंगे कि हताश होने से ज्यादा पैनिक अटैक, जिनको आप कहते हो कि घबराहट का अटैक होता है, उनमें सुसाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि वो उस हताश होने को नहीं झेल पाते। बार बार आप देखिए साहब, उसको सांस नहीं ली जा रही है एकदम से, वो घबरा रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अभी मर जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो इस अटैक के दौरान बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये जो है चीज, ये पहले पैनिक अटैक और फिर फोबिया, मुझे इस चीज का डर है कि मुझे ऐसा फिर से होगा। और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी कि इंसान अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की चीजें भी पूरी नहीं कर पाता। और इस चीज से एक तरह से इंसान हताश होकर सुसाइड करता है। जो आप कहते हो ना, मैं खुद को मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस चीज से परेशान हो चुका हूँ, ये कारण बनता है। जी ठीक है डॉक्टर। अतुल जी, आपका जो बेहतरीन प्रश्न था, डॉक्टर साहब ने उसको आपके माध्यम से औरों तक भी ये जानकारी पहुंचाई। और डॉक्टर साहब ऐसे ही प्रश्न हमारे इस कार्यक्रम में श्रोताओं के आते रहेंगे। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते सर। राजेश जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार सर। जो ये विषय चल रहा है जी, तो इसमें जो आत्महत्या वाला मैटर है, तो मैं ये एक प्रश्न मेरा, मैं मोहन सिंह हाड़ा तुम्हारी। जी हाड़ा साहब, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने रेडियो की आवाज जरा कम करें। जी सर। जी पूछें सर। ये इसमें शारीरिक मानसिक रूप से मजबूती या कमजोरी या पारिवारिक वातावरण कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है इस दौर से गुजरने के लिए? सर एक पुरानी कहावत है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप घुटने ना टेक दो। जी। और ये कहावत सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं है,
फिजिकल स्ट्रेंथ बनाई जा सकती है अगर आपका दिमाग तैयार है लड़ाई के लिए। और कोरोना के टाइम आने या जाने के बाद भी सही, बाद में भी सही, मेंटल स्ट्रेंथ आपको डिफाइन करती है। मुझे ये करना है और मैं करके रहूंगा, और करना है तो करना है, ये चीज इंसान को डिफाइन कर देती है। क्योंकि हर समय हम जब किसी लड़ाई को शुरू करते हैं तो पहली तैयारी ये होती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जहां तक आप लोगों के हर्डल्स क्रिएट करने की बात करते हैं, हर्डल्स होते हैं, हर किसी का एक माइंडसेट है, हर चीज का एक सोचने का तरीका है, और जैसे ही वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं आपको उनको फेस करना है। आप अपना एक रास्ता बना रहे हो, और रास्ते आसान नहीं होते, पर आप उस मंजिल तक पहुंचते हो और अपनी पहचान बनाते हो। ये एक लड़ाई है वाकई। तो हाड़ा साहब की ये जो बात है उसका बहुत बेहतर जवाब था डॉक्टर साहब, और हम बात करेंगे, एक अंतराल की जरूरत है। जी बिल्कुल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल। अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब न हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे चीरे द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा। फोन नंबर 24222526 और 24312117। श्रोताओं, चंबल चैनल का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, सजीव फोन इन उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी के लिए एक फोन लाइन है 29411142, कोटा शहर का STD कोड 0744। नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा लीवर कुमार। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं? सुचारू पाचन तंत्र, संक्रमण से लड़ने, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, प्रोटीन निर्माण एवं पित्त उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता हूं। आप भी मेरा ख्याल रखिए और प्रदूषित खान पान, लापरवाह जीवन शैली, शराब, तंबाकू त्याग दीजिए, क्योंकि इससे मुझे यानी आपके लीवर को परेशानी होती है। लिवर को जाने, उसका ख्याल रखे और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श हेतु टोल फ्री नंबर 104 या 108 पर कॉल करें। NHM IEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट, 1/28 विज्ञान नगर कोटा। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522। हाड़ोती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट। शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव। लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें। 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। जायसवाल हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट, विज्ञान नगर कोटा। श्रोताओं, सुन रहे हैं आप सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय है आत्महत्या की प्रवृत्ति और उसके लिए बचाव। और जानकारी के लिए विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर विनायक पाठक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। फोन लाइन है 29411142, कोटा का STD कोड 0744। डॉक्टर साहब, हमारी जो बात चल रही थी वो व्यक्ति की समझाइश पर चल रही थी, लेकिन समझाइश तब की जा सकती है जब व्यक्ति का मानसिक स्तर उस चीज के लिए तैयार हो। जब व्यक्ति समझने को ही तैयार न हो, उसका मानसिक स्तर उस समझने के लिए अपर्याप्त हो, तो ऐसी स्थिति में शायद दवाओं का भी सहारा लिया जाता है। और लेकिन डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता है उनके फोन कॉल्स का भी सहारा जरूरी है। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और फिर प्रश्न करें साहब। मैं साहब घनश्याम शर्मा बोल रहा हूँ, 65 वर्ष की आयु है जी। घबराहट होती है और कभी कभी हाथ पांव सूखने लगते हैं। डॉक्टर साहब, उन्हें घबराहट होती है। हाँ जी। आप किस माहौल में या क्या करते हुए घबराहट महसूस करते हैं? क्या के मौसम के अनुसार यहाँ गलियों में कुत्ते भी बहुत सारे हो गए हैं। हाँ। जानवर भी बहुत हैं 3 मिली क्षेत्र में। चारों तरफ गायें, ये घूमते रहते हैं और इंसानों को मारते हैं। सेकंड चलता नहीं, उससे क्या है कि कभी घबराहट, कभी सूखनी मतलब होता है। जी, मतलब माहौल के असर से उन पर प्रभाव पड़ता है। ये कह रहे हैं कि आसपास में जो रिहायशी जानवर हैं उनसे ये परेशान है। हाँ जी। तो
तो ये तो परेशानी है, इनको घबराहट भी होती है और हाथ पैर भी कांप रहे हैं। आप इस परेशानी में जब आप महसूस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा भी कि मुझे कुछ हो जाएगा भी? हाँ, जैसे मान लो ये बगासन लेते हैं तो उंगली लगाते तो उंगली टूटने लग जाती है। हाँ, तो सर मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक तो ये कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से इस बारे में बात करें और ये चीज़ जो है आप इनको उनके सामने रखें, इसका इलाज किया जा सकता है। और घबराहट होना वैसे तो एक लेवल ऑफ घबराहट, एंजाइटी जो आप कहते हो घबराहट, वो सब में होती है। कोई भी चीज़ हमारे सामने एकदम से हो जाए तो हमें घबराहट होगी, पर इससे उभरने के भी तरीके हैं। आप अपने हिसाब से मेडिटेशन भी, अलग अलग रास्ते हैं किसी एक चीज़ को करने के। मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं जिसमें घबराहट होने पे आपको क्या करना है, और ये आपको उससे पहले भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू कि आप किस तरह से अपने आप को काम कर सकते हो जब आपको घबराहट हो रही। इसके अलावा दवाइयाँ हम देते हैं धीरे धीरे, कुछ काम दवाइयों का भी है, कुछ काम लोगों के खुद की करने और समझने पे है, बट ये सही किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने कही कि इसको सही किया जा सकता है, इससे बहुत राहत मिलती है ऐसा सुनकर। डॉक्टर साहब, हम क्योंकि मानसिक स्तर की बात कर रहे हैं, बीमारी का जो स्तर है वो कितना हो जाता है कि वो आत्महत्या तक पहुंच जाए, हम इसी पर करें क्योंकि समय बहुत कम हो गया। जी, तो ये मैं आपसे इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि चीजों को एक नहीं समझ पाना, ये चीज समझ नहीं पाना में इंसान ऐसा तो नहीं करेगा कि सोच समझ के अपनी जान ले ले, ये बहुत अलग चीज है। हाँ, क्योंकि जब खुद की जान लेने के विचार किसी में आने लग जाए तो ये एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। वो भले ही खुद की जान लेने के बारे में ये सोच रहा है कि मैं इस दिन पे, इस वक्त पे अपनी जान लूंगा, या ये कि मैं ऐसे कि भाई आपस में घर वालों में झगड़ा हुआ और इसने अपने गले पे चाकू रखा और चला दिया, ये तो इम्पल्स हुआ। और एक होता है सोच समझ के करना, और जिसका दिमाग या सूझबूझ उस लेवल तक नहीं है कि वो सोच समझ पा रहा है तो वो ऐसा भी नहीं करेगा। पर ये आप देखना कि कुछ ऐसी मूवीज भी इस बारे में है, जैसे दास विदानिया है और एक दो और मूवीज ऐसी हैं जिसमें वो सोच समझ के भी करता है। वो एक बकेट लिस्ट बनाता है, वो 10 चीजें, जैसे दास विदानिया में उसके कैंसर का उसको पता चलता है तो वो 10 चीजों की लिस्ट बनाता है और उन्हें पूरा करने लग जाता है। तो सुसाइड के केस में भी अगर आप ये महसूस करते हो कि उसके व्यवहार में बदलाव आया है, एकदम से बहुत पैसे खर्च कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि वो जो भी जिंदगी में पूरा करना चाहता था वो कर दे, तो ये एक बदलाव है। ये बदलाव आपके नोटिस में आना चाहिए। और खासकर जब आप कहते हो हताशा में अगर वो किसी से मदद मांग रहा है, वो किसी से बात करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, इसको दरकिनार ना करें। ये लास्ट क्राई फॉर हेल्प कहलाता है, लास्ट मदद की पुकार जी, कि भाई कोई मेरी बात समझे, कोई मेरी तकलीफ समझे। भले आप उस चीज को इतना इंटरेस्ट में ना लें, पर आप ये भी मत बोलिए कि यार तू तो रोतलू है, तू तो रोता रहता है, हर चीज पे परेशान रहता है और ये रोना बंद कर। ये गलत है। आप उसकी बात सुनो, आपके सुनने से शायद उसकी जान बच जाए, ये बहुत जरूरी है। और हताश होने के लिए मैं ये कहूंगा कि हताश होना ठीक है, आप एक बार सोचते तो हो कि मेरे ऑप्शंस क्या है, मुझे करना क्या है, पर तीसरा ऑप्शन आप खुद की जान देना मत रखो। नहीं, आपकी जान लेने से ये होगा, जैसे हमारे काका बोला करते थे, काका मतलब राजेश खन्ना बोला करते थे कि जिंदगी तो एक रंगमंच है और हम कलाकार हैं, हम आते हैं और जाते हैं। तो अगर आप यही सोच रहे हो कि हम आते हैं और जाते हैं तो अपना काम पूरा करके जाए। वाकई डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि एक आखिरी पुकार होती है उस व्यक्ति की जो हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के चारों ओर जो व्यक्ति होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, मित्र मंडल उनका जो होता है, उन्हें भी संवेदनशील होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मित्र मंडल ही नहीं, जिसको भी वो आगे देख रहा है कि ये शायद मेरी बात समझेगा, मेरी बात सुनेगा, और आपका कुछ नहीं जा रहा उसकी बात सुनने में। क्यों हताश है, क्या चीज है जिसको लेके हताश है, क्या काम में परेशानी है, क्या घर में उसको किसी तरह के एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, क्या लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, या जो भी है जी। एक बार आप सुनो तो सही। वाकई आपके वो कान देना या आपकी उसकी ध्यान देना, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ की नसें काट लेते हैं जी, पर उनका पर्पस जान लेना नहीं होता। हाथ की नसें काट लेना, बार बार अपने हाथ पैर काटना, हालांकि नोटिस में तो ये भी आना चाहिए क्योंकि ये गलत है जी। गलत इस तरह से है कि वो कोशिश तो कर रहा है जान देने की, पर वो जो हाथ काटने के बाद जो दर्द हुआ, उस दर्द के चलते वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया, और फिर बाद में उसने ये सोचा कि जान क्यों दे रहा हूं मैं, तो ये करने के बाद ही क्यों सोच रहा है जी, सिर्फ सुनना ही तो था आपको जी।
और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जान देना ऑप्शन नहीं है कभी भी नहीं। जो आप जान देते हो अपनी, तो आप अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे के जा रहे हो, आप अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहे हो, और ये बर्डन बहुत भारी पड़ता है घर वालों के लिए, बहुत भारी, क्योंकि जिस प्यार और लगाव से वो आपको बड़ा करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाना एक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा जी। पर उनका जो लगाव है, जो आपको एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, और उस खुशी के लिए वो सब कुछ करते हैं, और आप एक तरफ अपनी जान देके उनको हताश कर देते हो। वाकई डॉक्टर साहब, मानसिक अवसाद जो आत्महत्या तक लोगों को ले जाता है, और आत्महत्या की कुछ रेट्स भी हैं, तो हमारे विश्व में ये क्या दर है कि लोग आत्महत्या करते हैं? ये बातें इसलिए कहना जरूरी है कि लोग समझ पाएं। जो लोग मानसिक स्तर पर अपने आप को रोगी समझता है, वो तो अपने आप को कह नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन आसपास के लोगों को ये समझाना जरूरी है कि ऐसी भी दर है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? अब इस बारे में तो बहुत सारा डेटा है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में हर मिनट में एक स्टूडेंट जान देता है जी। और कोरोना के बाद ये नंबर बढ़ चुका है, और इसमें से 80% पेशेंट्स डिप्रेशन के ऐसे हैं जिनमें कभी ना कभी जिंदगी में विचार आया कि अपनी जान दे दूं, और वो अनअटेंडेड ही रहा, किसी ने कोई इसका कोई इलाज नहीं, ना इसने अपनी बात किसी को कही, ना इसका कोई इलाज हुआ। और इसमें से अगर देखा जाए तो 1990 में जो पर 100,000 सुसाइड रेट था वो 6.8 था, जो अब बढ़ के 11.2 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तो ये नंबर जो बढ़ता चला जा रहा है, इसका कुछ तो कारण रहा होगा। और जहां तक औरतों का सवाल है, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है बताते हुए कि 13 साल में जो पर 100,000 रेट था वो 9 से 7 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज में तो सक्षम हुए हैं कि औरतों को इस चीज से रोकें या उनको एक अच्छा जीवन दे सकें। पर हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि औरतों में सुसाइड कोशिश करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और आदमियों में इसको पूरा करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और बहुत अलग अलग बातें। कोशिश करना कि मैं अपनी जान दे दूं और अपनी जान ले लेना, दोनों में बहुत अंतर है जी। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय था उस पर हम लगभग अपनी बात को रख सके। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि समय समाप्ति पर है, आप अपनी ओर से कुछ ऐसा कहना चाहें जो प्रेरित कर सके लोगों को? मेरा एक दोस्त हुआ करता था, ये ऑन अ फनी नोट में बताना चाहूंगा, जो ये बोला करता था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आशा का एक पत्थर ऐसा उछालें कि वो सभी देख सके और सभी आशान्वित रहें जीवन के प्रति, और वो एक मानसिक स्तर को संभाले रख सके जी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के इस स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर जो अक्सर निरुत्तर ही रहता है, इस पर रोशनी डालने के लिए आपको बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट, 1/28 विज्ञान नगर कोटा। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522। हाड़ोती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीबी उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट। शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव। लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें। 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। जायसवाल हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट, विज्ञान नगर कोटा। श्रोताओं, उत्तम स्वास्थ्य सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग जो हमें मिला बीपी सैनी का, बीआर मीना का, और प्रस्तुति इस कार्यक्रम की केपी मीणा की। सहयोग मिला हिमांशु नामा से। अब राजेश को भी दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा लीवर कुमार। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं? सुचारू पाचन तंत्र, संक्रमण से लड़ने, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, प्रोटीन निर्माण एवं पित्त उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता हूं। आप भी मेरा ख्याल रखिए और प्रदूषित खान पान, लापरवाह जीवन शैली, शराब, तंबाकू त्याग दीजिए, क्योंकि इससे मुझे यानी आपके लीवर को परेशानी होती है। लिवर को जाने, उसका ख्याल रखे और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श हेतु टोल फ्री नंबर 104 या 108 पर कॉल करें। NHM IEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम श्रोता आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से। आइए चलें
जयपुर प्रादेशिक समाचारों के लिए।